अगला क्वेश्चन देखो आप। प्रेजेंटली एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। अब ये देखो एशियाटिक लायन से क्वेश्चन पूछा है, रीजन बीइंग कि अभी हमने रिसेंटली प्रोजेक्ट चीता को फंक्शनल बनाया है, जहां पे देयर हैज बीन री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन अ नेशनल पार्क इन एमपी फ्रॉम अफ्रीका, टू बी वेरी प्रिसाइज नमीबिया। तो हमने कुछ अफ्रीकन चीता को मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस किया है, जिसके चलते ये जितने भी इस तरीके की अम्ब्रेला स्पीशीज है ना, फॉर एग्जांपल चीता, लायन, टाइगर, दे हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अब आपकी ड्यूटी कि आप जाके इनका थोड़ा स्टैटिक पढ़ोगे। बेसिकली यू विल लुक आफ्टर द आईयूसीएन स्टेटस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या स्टेटस है, और साइट्स में इनका क्या स्टेटस है। गॉट द पॉइंट। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन एट हैंड। इनमें से एशियाटिक लायंस जो है ये कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज में मिलता है। तो यू मस्ट बी नोइंग कि एशियाटिक लायन इंडिया में सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो है गुजरात, और गुजरात में भी वो पाया जाता है गिर नेशनल पार्क। गॉट द पॉइंट। चलो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है ना, ये भी इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि अभी तक ये लायन सिर्फ एक ही प्रोटेक्टेड एरिया में मिलता है। मान के चलो अगर यहाँ पे कोई डिजीज हो जाती है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो है ये इस एरिया से वाइप आउट हो जाएगा, एंड द स्पीशीज में बिकम एक्सटिंक्ट। देयरफॉर अभी टॉक्स चल रहे हैं कि वी शुड रीलोकेट सम ऑफ द एशियाटिक लायन फ्रॉम द गिर नेशनल पार्क टू अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, इस बैकड्रॉप में आपको इसको याद रखना है। गिर नेशनल पार्क फिर से यहां से बता देता हूं, ये है गुजरात में। गॉट द पॉइंट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian origin person has been honored with the Global Energy Prize of 2022? We have four options: Mr. Kaushik Rajashekara, T.S. Trimurti, Mohini Bharadwaj और राम श्रीनिवास। तो इसका आंसर, अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, यू कांट एलिमिनेट। इसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। इसका आंसर है कौशिक राजशेखरा। थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे कौशिक राजशेखरा जो है ना, ये एक अमेरिकन प्रोफेसर, ठीक है, ही इज एन अमेरिकन प्रोफेसर। he has been given the award in the category of new ways of energy application, new ways of energy application। ठीक है, इस वाले फील्ड में इनको अवार्ड मिला है। सिर्फ आप नाम याद रखना और प्राइस का नाम याद रखना। प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, विच इंस्टीट्यूशन और हु हैज रिलीज द इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। बहुत बार आपसे रिपोर्ट्स के बारे में पूछ लेता है, बहुत बार आपसे इंडेसेस के बारे में पूछ लेता है। तो रिपोर्ट्स और इंडेसेस का हमको खास ख्याल रखना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन कौन कौन से रिपोर्ट्स और इंडेसेस को रिलीज करती है। तो यहाँ पे वी हैव फोर ऑप्शंस: नीति आयोग, बायरैक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये जो बायरैक है ना, पहले मैं आपको बता दूं, बायरैक का जो फुल फॉर्म होता है वो है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ठीक है, रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। और ये फंक्शन करता है अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में ये फंक्शन करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, देखो अगर आप थोड़ा सा इसमें एप्लीकेशन, थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो यहाँ पे बायो वर्ड यूज कर रहा है। देखो नीति आयोग भी हो सकता है, लेकिन अगर हमको अगर गेस करना होगा तो मैं सबसे पहले बायरैक को पिक करूंगा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। देखो अगर आपके पास में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, दिस इज वेरी वेल एंड गुड। अगर नहीं है और अभी रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द नेगेटिव मार्क्स, तो बहुत मुश्किल है कि आप अंधाधुंध अपने क्वेश्चंस को टिक करोगे। बट यू डू हैव टू टेक एजुकेटेड गेस। मान के चलो आउट ऑफ 50 यू आर एबल टू सॉल्व ओनली 80 ऑफ द क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ जो है वो अभी भी 95 टू 100 के आसपास हवर करेगा। तो आपको एजुकेटेड गेस लेना पड़ेगा। इसका आंसर है बायरैक। ठीक है, तो बायरैक ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने छोटा सा डेटा कोट किया है, वो ये है कि इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है ना, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच यूएसडी 150 बिलियन बाय 2025 एंड यूएसडी 300 बिलियन बाय 2030। इन्होंने अभी का भी स्टेटस दिया है कि 2021 में इंडिया की जो बायो इकोनॉमी सेक्टर है, दैट इज करेंटली वैल्यूड एट 80 बिलियन यूएसडी। यानी ये बोलना चाह रहा है कि फ्यूचर में इंडिया का जो बायो इकोनॉमी का सेक्टर है, या सिंपल टर्म्स में जो बायोटेक का सेक्टर है, दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग, और वो आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। व्हाट द पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू फ्लश आउट द पाकिस्तानी इन्वेडर्स ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो आप यहाँ, यू ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी वेल नोइंग कि 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। बहुत बार इसको कारगिल वॉर ना बोल के कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था पाकिस्तानी इन्वेडर्स को यहां से आउट करने के लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। वी हैव फोर ऑप्शंस विद अस: ऑपरेशन व्हाइट सी, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन विजय। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑपरेशन विजय। नाम सुना होगा आप लोगों ने, हम लोग इस दिन विजय दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि 26 जुलाई 1999 में, आफ्टर द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन विजय जब हमने एक्चुअल ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया था, वी वर एबल टू आउट द पाकिस्तानी इन्वेडर्स। क्लियर हो गया? अब आप देखो, इंडियन एयरफोर्स ने भी इंडियन एयरफोर्स ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन व्हाइट सी। ठीक है, सिमिलरली इन्होंने भी इस ऑपरेशन को कारगिल में ही लॉन्च किया था फॉर आउस्टिंग द पाकिस्तानी इन्वेडर्स। क्लियर हो गया? ये आर्मी का जो ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन विजय, एयरफोर्स की जो ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन व्हाइट सी। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी रुपीज आर गिवन टू द ग्रेजुएट गर्ल स्टूडेंट अंडर द मुख्यमंत्री बालिका सनातन प्रोत्साहन योजना इन बिहार? बिहार का क्वेश्चन है, इसको 2 3 4 पॉइंटर से मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड एग्जामिनेशन। देखो अगेन यहाँ पे वी हैव 4 ऑप्शन, वेरी फैक्चुअल। यहाँ पे मैं आपको गेस्ट लेने नहीं बोलूंगा, इसमें कुछ भी सही हो सकता है। ठीक है, ये अगर आपको पता है तभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सही करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है ये है ₹50,000। सो ₹50,000 विल बी गिवन टू द ग्रेजुएट गर्ल्स। ओके, क्लियर है? अब आप देखो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज ब्रेन हेल्थ क्लिनिक हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया हुआ है: कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु। इसका आंसर है बेंगलुरु। ये आप थोड़ा बहुत इस चीज से गेज कर सकते हो कि दिस इज अ वेरी टेक्नोलॉजी सेवी सिटी, लेकिन फिर भी यू नीड टू नो अबाउट। ओके, तो ये जो इनॉग्रेशन है ना, ये किया गया था जुलाई 22 को बेंगलुरु में, एंड दिस हैज बीन लॉन्च्ड अंडर अ प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का एब्रीविएशन है KABHI, विच स्टैंड्स फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, एंड दिस हैज बीन लॉन्च्ड एट द जयनगर जनरल हॉस्पिटल। जयनगर जनरल हॉस्पिटल। क्लियर है? अब आप देखो, एक NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है। दिस इज द एपेक्स बॉडी विच लुक्स आफ्टर द कंट्रोल ऑफ, दिस इज द एपेक्स बॉडी which looks after the control of mental health and neurosciences in the country। ये नाम आप याद रखोगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। व्हाट द पॉइंट? तो इंडिया का जो पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है वो कहाँ बनाया जा रहा है? इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु। अंडर व्हाट इनिशिएटिव? अंडर द इनिशिएटिव ऑफ कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। व्हाट द पॉइंट? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country has decided to drop out of the international space station by 2024? ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी विल नो समथिंग अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग के पास में अगेन 4 ऑप्शंस है: कनाडा, रशिया, USA, जापान। इसका आंसर है रशिया। तो रशिया ने बोला है कि वो 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ऑप्ट आउट कर लेगा। ठीक है, और ये फोकस करेगा अपना खुद का ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट बनाने में। गॉट द पॉइंट? अब देखो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। रशिया जो है वो रीसेंट क्राइसिस को भी ब्लेम कर सकता है। रीजन क्या है ना, कि अभी जो एज ऑफ नाउ ISS जो स्पेस में है, जो अपना रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए रशिया जो है ना वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेसक्राफ्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। अब अगर मैं ISS के बारे में बात करूं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सो दिस इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ सम ऑफ द मेजर स्पेस एजेंसीज। तो ये जो है ना, ये जॉइंट प्रोजेक्ट किस किस का है? सबसे पहले तो नासा का है। अब नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? US की। और इसमें किस किस का एप्लीकेशन है? देखो, एक रशिया की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है रॉस कॉस्मोस। ठीक है, रॉस कॉस्मोस जो है ये रशिया की। और भी इसमें देश इन्वॉल्व है, इसमें एक जाक्सा इन्वॉल्व है। जाक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, हम यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इन्वॉल्व है, ये तो यूरोप की क्लियर है नाम से ही।
और एक कनाडा की स्पेस एजेंसी है जो कि सीएसए के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली है क्या। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली एक हैबिटेबल एटमॉस्फेयर है, मान के चलो ये इक्विपमेंट ही है। ठीक है, ये घर टाइप का इक्विपमेंट है जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में अप्रोक्सीमेटली 200 टू 300 किलोमीटर के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और यहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं और वो यहाँ पे कुछ दिन के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे हमने अंदर में एक हैबिटेबल एटमॉस्फेयर बनाया। गॉट द पॉइंट। अभी तो आईएसएस है, अभी चाइना ने भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया। सो दिस इज योर होमवर्क नाउ कि आप जाओ और आप जाके चाइना के स्पेस स्टेशन के बारे में जाओ। ठीक है, चलो, मुझे लग रहा है इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काफी होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर श्रीलंका एंड पाकिस्तान, which South Asian country has gone to the IMF for a loan due to financial crisis? आपको पता होगा अभी श्रीलंका में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। इसके पीछे रीजन था गवर्नमेंट की फॉल्टी पॉलिसीज, उन्होंने फर्टिलाइजर को बैन कर दिया एंड दे वर फोर्सिंग पीपल टू गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, और भी बहुत सारे रीजन है लेकिन ये मेजर रीजन है। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक टर्मोइल है दैट इज लॉन्ग ओवरड्यू। इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है लेकिन एक प्लेथोरा ऑफ रीजन है। ये दो तो गए थे आईएमएफ के पास लोन मांगने के लिए। इनके अलावा एक और साउथ एशिया का देश है जो कि अभी आईएमएफ के पास गया लोन मांगने के लिए। तो वो कौन सी कंट्री है? दैट कंट्री इज बांग्लादेश। क्लियर है? अब देखो बांग्लादेश ने आईएमएफ से रिक्वेस्ट किया है फॉर गिविंग देम 4.5 बिलियन यूएसडी, ठीक है, टू कॉम्बैट फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके पीछे उन्होंने रीजन क्या दिया है? द रीजन उन्होंने जो दिया है वो है रैपिडली डिक्रीजिंग फॉरेक्स रिजर्व, रैपिडली इंक्रीजिंग। और जब अगर फॉरेक्स रिजर्व अगर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस पे आ जाती है। और बांग्लादेश का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 40 बिलियन यूएसडी से भी कम हो गया था। ठीक है, व्हाट द पॉइंट। सो अगर आपसे पूछा जाए, मान के चलो मैंने अगर इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेज कर दिया कि विच आर द साउथ एशियन कंट्रीज विच हैव गॉन टू आईएमएफ फॉर अ लोन ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, और ऑप्शंस में है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव, तो आप उस केस में ऑप्शन ई को टिक करोगे। ठीक है, तो देखो ये जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहे हैं दिस इज टू अक्वेंट यू कि क्या क्या चीजें जो है वो न्यूज में आ रही हैं। आपका काम ये है कि आप इसको 360 डिग्री में एनालाइज करके देखो। ओके, चलो अगला। रैम्प स्कीम हैज बीन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? रैम्प स्कीम जो है ये इनमें से किस सेक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है? देखो एमएसएमई है, स्पेस है, रेलवे है, मिनरल एक्सप्लोरेशन है। इसका आंसर है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के साथ ये एसोसिएटेड है। अब देखो ये बेसिकली करता क्या है, ये एमएसएमई का एक्सेस टू क्रेडिट को इंप्रूव करता है कि उनको आसानी से लोन मिल जाए। क्लियर है? उसके बाद में ये और भी हेल्प करता है इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। एमएसएमई जो होते हैं उनके पास में हमेशा कैश क्रंच होता है, तो दे यूज प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो स्कीम है इसके एप्लीकेशन के बाद में देयर कैन बी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ऑल्सो इश्यूज ऑफ डिलेड पेमेंट। और ये जो रैम्प स्कीम है ना, दिस इज द वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम, इस चीज को भी याद रखना। एक और चीज याद रखना कि दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। Now, what is a central sector scheme? In which the entire cost is borne out by the center. सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम है जहां पे स्कीम के लिए पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम है जहां पे सेंटर और स्टेट आपस में पैसे को डिवाइड कर लेती है, आइदर इन द रेशियो ऑफ 60:40, 90:10, जो भी है, या फिर 50-50 के रूप में। गॉट द पॉइंट। एक और चीज यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक इस स्कीम में 3750 करोड़ रुपीस लेंड करेगी। बहुत बार ये एब्सोल्यूट फिगर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया साइंड द एंटार्क्टिक ट्रीटी इन विच ईयर? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। 59, 83, 1999, 2007। तो इंडिया ने एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन की थी 1983 में। गॉट द पॉइंट। अब ये क्यों न्यूज में आ रहा है? क्योंकि अभी 2022 में लोकसभा ने एक इंडियन एंटार्क्टिक बिल को पास किया है। ठीक है, इंडियन एंटार्क्टिक बिल को पास किया है। अब ये बिल क्यों पास हुआ है? क्योंकि देखो जितने भी लोगों ने एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन किया था, इट वाज मैंडेटरी फॉर ऑल द 54 सिग्नेटरीज टू हैव स्पेसिफिक लॉज, टू हैव स्पेसिफिक लॉज गवर्निंग देयर टेरिटरीज। ठीक है, अब इंडिया ने 1983 में साइन किया लेकिन उसने रैटिफिकेशन का मतलब होता है डोमेस्टिक लेजिस्लेशन उसने अभी बनाया है, इसलिए ये न्यूज में था।
याद रखना 1983 में इंडिया ने एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन किया है। अब अगला, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया एज ऑफ जुलाई 2022? यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगा आपको। अभी इंडिया में देयर हैज बीन रैम्पेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रामसर साइट। ठीक है, अब ये रामसर साइट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ना वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, या वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। कहने का मतलब है कि ये वेटलैंड्स के साथ डील करते हैं। आज से 1 साल 1.5 साल पहले इंडिया के बहुत ही कम, कुछ 40 ऑड वेटलैंड्स थे, लेकिन आज इसने एक ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है इसमें। गेटिंग द पॉइंट, देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक इंक्रीज। तो इसीलिए ये हम जुलाई 2022 की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप पेपर दो, आप वहां पे लेटेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स देख के जाना। ठीक है, दिस इज नॉट एन ऑल एग्जॉस्टिव नंबर, ये हमेशा बढ़ रहा है। अब जुलाई 27 2022 तक इंडिया हैड अप्रोक्सीमेटली 54 रामसर साइट्स इन इंडिया। ठीक है, और पहले 49 ही थे, लेकिन जुलाई महीने में हमने 5 और ऐड किए, तब जाके ये टैली 54 तक पहुंच गई है। ठीक है, अगेन डिस्क्लेमर ये है कि जब भी एग्जाम दे रहे हो, आपका एग्जाम फरवरी में है, आप एग्जाम से पहले देख के जाना टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, रामसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि पीचवरम मैंग्रोव्स आर लार्जली लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मणिपुर। इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, ये एक मैंग्रोव की स्पीशीज होती है। तो ये जो है ना पिचवरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, दिस इज लोकेटेड नियर चिदम्बरम। ठीक है, ये चिदम्बरम के आसपास में लोकेटेड है, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। याद रखना, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसीलिए ये न्यूज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंग्रोव्स जो मैं आपको आगे बताऊंगा मैंग्रोव्स की क्या यूटिलिटी होती है। एक और चीज याद रखना कि ये दो प्रोमिनेंट एस्चुरीज के बीच में लोकेटेड है। वो दो एस्चुरीज हैं, नाम याद रखना, वेल्लार एस्चुरी एंड द कोलेरून एस्चुरी। ठीक है, अब मैंग्रोव्स का देखो वैसे बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैंग्रोव्स जो है ना वो बेसिकली क्या करता है, ये सॉइल को होल्ड करता है, एंड दे ऑल्सो एक्ट एज ब्रेकिंग फोर्स फॉर सुनामी। ये सुनामी के फोर्स को कम कर देता है। अब ड्यू टू इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से एक बहुत बड़ा फैक्टर इमर्ज हो रहा है, सो डिजास्टर is more frequent. Therefore, mangroves has assumed all the more importance. इसलिए आप इसको याद रखना कि जो पिचावरम है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। और द पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखो। द न्यूली प्रपोज्ड बारक भूबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? इट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ असम। क्लियर है? अब देखो, असम के जो गवर्नर है ना, यहां से ये भी आपका रिवाइज हो जाएगा, इनका नाम है मिस्टर जगदीश मुखी। असम के गवर्नर का नाम याद रखना, हिज नेम इज मिस्टर जगदीश मुखी। ही हैज अप्रूव्ड द प्रपोर्शन ही हैज अप्रूव्ड द प्रपोर्शन फॉर द बारक भूबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये हम कहाँ बनाएंगे? दिस इज टू बी एस्टैब्लिश इन द बारक वैली। बारक रिवर है ना, जानते हो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपको करना है। बैरक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? देखो इस तरीके से मैं आपको कुछ कुछ होमवर्क दूंगा, ये आपको अपने लेवल पे आंसर करना है। ठीक है, ये बैरक रिवर पे हम लोग बनाएंगे, एंड दिस वाज अप्रूव्ड अंडर विच एक्ट? अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और ये जो होगा ना, ये बैरक वैली का सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। सो विच इज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द बैरक एरिया? वो है बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who became the second Indian to be appointed as a chief economist of the World Bank? Indermeet Gill, Kaushik Basu, Abhijit Banerjee, Amitabh Chaudhary. Answer to this question is Indermeet Gill. ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इनको अपना चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, और ही इज द सेकंड पर्सन टू बी अपॉइंटेड एट सच अ पोस्ट। तो पहले कौन अपॉइंट हुए थे? जो पहले सच पर्सन अपॉइंट हुए थे, हिज नेम वाज कौशिक बासु, and he was appointed for the tenure of 2012 to 2016. ठीक है,
तो कौन से वो दूसरे पर्सन है जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक अपॉइंट हुए हैं? इंद्रमीत गिल। पहले कौन थे? कौशिक बासु। उनका टेन्योर क्या था? 2012 से लेके 2022 तक। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, 2 3 4 जितना आपको करना है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन सिलेक्टेड इन बिहार फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड्स एज टूरिस्ट स्पॉट्स? 32, 28, 8, 11। वेरी फैक्चुअल, हमने 11 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया है। ठीक है, किस लिए चूज किया? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड्स एज टूरिस्ट स्पॉट। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the Union Power Minister, India's power generation capacity will reach by how much gigawatt by 2030? ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि 2030 तक इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी गीगावाट टर्म्स में कितनी होने वाली है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है 820 गीगावाट। ठीक है, 820 गीगावाट। इसमें मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ। जो यूनियन पावर मिनिस्टर है, इंडिया के जो पावर मिनिस्टर है, हिज नेम इज मिस्टर आर के सिंह। ठीक है, इन्होंने ये वाला फैक्ट जो है ये बोला है। उसके बाद में इन्होंने एक और चीज कमिट की है कि ये जो टोटल 820 गीगावाट होगा ना, इसमें से 500 गीगावाट जो है ये आएगा नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से। नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ दिस 820, ओनली 320 विल बी फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो कि कोल का यूज करता है। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ। ऑल ऑफ यू शुड आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपको बताना कि इंडिया का जो टारगेट है, ठीक है, किसमें, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनली डिटरमाइंड INDC गोल्स, जो इंडिया ने प्लेज किया है, ठीक है, उसका टारगेट क्या है? दिस यू हैव टू टेल, व्हाट इज द टारगेट ऑफ इंडिया इन द INDC गोल। ओके,